खुशी। और साथ में एक और चीज क्या लिखनी है, इस तरह लिखे हैं रुपीज 15,000 यानी 15,000 को हमने ऐड बैक कर दिया। क्या हमारे लिए कहीं खुशी कहीं गम। तो आप ये प्रोसेस माइंड रखना है। ग्रांट के हवाले से आया टैक्सेबल है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट सेंस केस में अगर कहते हैं ग्रांट एग्जाम है तो ठीक है भाई, फिर हमने नेट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। और ग्रांट अगर ग्रांट एग्जाम है इसमें खुशी क्या है, 15,000 हमें गवर्नमेंट ने दे दिए, उनकी जगह से आए हमारे पास। और हम क्या है, नेट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अगर ग्रांट टैक्सेबल है तो खुशी क्या है, जो ग्रॉस अमाउंट होगा उसी को डेबिट करेंगे, ज्यादा डेबिट होगा। गम क्या होगा, 15,000 मेरे लिए हो गया, करने पड़ेगा वापस करने पड़ेगा ना। तो जरा एग्जांपल वन को शुरू कीजिए। हां ग्रांट की डेबिट कैलकुलेशन कैसे होती है, ये इसका मतलब क्या है, टैक्सेबल पेमेंट की लेकिन नहीं पेमेंट है, ग्रांट वापस कर दी सर, गवर्नमेंट को वापस कर दी ग्रांट से, गवर्नमेंट को वापस कर दी ग्रांट। सिर्फ ग्रांट फायदे क्या है ऐड हो जाता है, ग्रांट स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो है ना कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग पे आपको इंकरेज करती है, सब ग्रांट देती है। और रिपेमेंट वाले तक जहाँ तक बात है तो हमें करवा नहीं पड़ रही है, तो ग्रांट एक्सपेक्ट करके नहीं होगा। ठीक है, बस वर्ड में कीजिए लोग। आ जाइए, कौन सा पार्ट रहेगा हमारा, 7 पॉइंट 7 पे आ जाए। पढ़ लेते हैं पॉइंट 7 से पहले तो पॉइंट 7 पे पढ़ते हैं। कहता है वेयर पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज्ड, ये आगे कॉस्ट वाले सेक्शन में दोबारा आ जाए, उसमें पॉइंट 10 के बाद पॉइंट 7 मिल गया। अब पूरा एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है कि एक हिस्सा, कहता है वेयर पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज्ड the cost shall be apportioned between the part retained and the part disposed of। कहता है अगर कोई हिस्सा बेचा तो हमने कॉस्ट को तकसीम करना है, जो बच गया और जो बिक गया उन दोनों किसके अकॉर्डिंग, in accordance with their fair market value determined at the time asset is purchased। किस दिन की fair market value, परचेज वाले दिन की fair market value। जो एक होता है जहाज और एक होता है जहाज में लगी हुई कुर्सियां। तो क्या लिखना प्लीज, ये क्या है, यह जहाज, और ये क्या है, इसे लिखते हैं कुर्सियां। अब समझे बात को, ये जहाज हमने खरीदा होगा, उसकी कॉस्ट थी 40,000। जहाज कितने का खरीदा, 40,000। सुनते थे। अब हमें फेयर मार्केट वैल्यू दी होगी, शुक्र है, एक फेयर मार्केट वैल्यू दी है 35,000, एक फेयर मार्केट वैल्यू दी है 10,000। बताइए 35,000 किसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, कुर्सियों किस तरह लिखेंगे, ये सर क्या है, किसकी फेयर वैल्यू, कुर्सियों के बगैर जहाज, यानी जहाज का स्ट्रक्चर हो। और 10,000 किसकी फेयर वैल्यू है, जहाज खरीदा कितने का, हाँ जहाज खरीदा कितने का, 40 का। एक जहाज में स्ट्रक्चर है और एक कुर्सी है, दो चीजें। स्ट्रक्चर की फेयर वैल्यू कितनी है, 35, और चेयर की फेयर वैल्यू कितनी है, 10। अब हमें समझना है
कि अगर इसमें एक चीज बिक जाती है तो हमें कैसे इस 40,000 में से कितने स्ट्रक्चर की कॉस्ट थी और इस 40,000 में से कितनी कुर्सियों की कॉस्ट थी ये पता लगाना है। तो किस बेसिस पता लगा सकते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू की बेसिस पर। अगर मैं अब आपसे कहूं एटलीस्ट ये तो आप हैं कि खुद से मुझे बताएं कि जहाज के स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है और कुर्सियों की कॉस्ट कितनी है, कर लेंगे? जरा करके देखिए। बेसिकली मैं बात इस कॉस्ट की कर रहा हूं। अब मैंने पता लगाना है इसमें कितनी कॉस्ट एरोप्लेन स्ट्रक्चर की है और कितनी कॉस्ट चेयर्स की है। सिंपल अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल कॉस्ट है कितनी? 40,000 तो ऑपरेशन कर रहे हैं फेयर वैल्यू के बेसिस पर। किसकी फेयर वैल्यू होगा? स्ट्रक्चर की फेयर वैल्यू कितनी थी? मल्टीप्लाई बाय 35,000 डिवाइड बाय टोटल फेयर वैल्यू वो कितनी है? ये बताइए क्या आंसर आ रहा है? यार ऑन द अदर हैंड देखिए कॉस्ट में 40,000। अब किसकी फेयर वैल्यू? चेयर्स की 10,000 डिवाइडेड बाय 45,000। अब कितना? 8,880। मुश्किल पता लगा? आसान है ना? पॉइंट 7 इज दिस एग्जांपल पढ़ते हैं। कहता है एन एसेट वाज परचेज, तो इसी पूरा से कर देगा है तो बस देने की कॉस्ट भी करना समझना। एन एसेट वाज परचेज इन 2009 for ₹40,000. The asset comprises of two components M and H. The fair market value of M at the time of purchase 35,000. The fair market value of H at the time of purchase 10,000. Component M of the asset disposed of in 2011. Calculate cost at the time of disposal 31,111. मुझे बताएं सेम एग्जांपल है। M क्या है? ये क्या है? M और ये क्या है? H। ये क्या है? M और ये क्या है? H। ओके एक चीज दोस्त का पॉइंट समझ में आ गया और एग्जांपल भी हो गया। लेकिन एक चीज बताओ फेयर मार्केट वैल्यू डिस्पोजल वाले दिन की या परचेज वाले दिन की? कॉस्ट के केस में कौन सी लेंगे? परचेज। डिस्पोजल के केस में कौन सी लेते हैं? डिस्पोजल। तो नाम पर चल रहा है कॉस्ट। कॉस्ट तो तभी होता है जब खरीदा हो। तो फेयर वैल्यू किस दिन की लेनी है? जिस दिन खरीदा था उस दिन की फेयर वैल्यू, उस दिन की फेयर वैल्यू। तो बात याद रखिए उस दिन की फेयर वैल्यू। अब इस कॉस्ट को क्या करना था? अरे इधर देखो डिस्पोजल हुआ है कंसीडरेशन लेस टैक्स वालों की तो टैक्स वालों की कैसे आती है? कॉस्ट माइनस वहां पे कॉस्ट कितनी लेते हैं? 31,100। 31,100 तो वो नहीं आ जाए जी पॉइंट 8 पे आ जाए। पढ़ते हैं ध्यान से। वेयर एक्विजिशन तो क्या होता है? वेयर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट is the derivation of an amount chargeable to tax. The cost of the asset shall be equal to chargeable amount plus any amount paid for the asset. समझिए अपन को ये जरा इरफान वाली एग्जांपल को देखिए। एक मिस्टर इरफान कहता है मिस्टर इरफान इज द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न्स। अच्छा ओके याद है पैक वालों का कैसे खराब हुआ? अब एसी खराब हुआ तो पैक वाले क्या किया? बाहर से बंद बुलाया और उसने कहा कि एसी खराब है। कितने खराब है? सारे खराब हो। लेट्स से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो कि एसी फट जाए, आग लग जाए, धुएं उड़ जाए
तो लेट्स सपोज ऐसा हो गया, मेरी चेहरे से मेरी नीयत मजा नहीं होगी आप लोगों को, चेहरे से मजा हो जाता है। हाँ भाई, हो रही कि नहीं हो रही आप लोग है? बैग वालों की इसी तरह हो गए। तो मार्केट से बंदा बुलाया, उससे कहा यार अब इसी की कभी आया इसी की बिल कितना बना, उसका बिल बना लेट्स सपोज 40,000। जैसे ही बोला आपके साथ 40,000, कहा जी 40,000 आपने रिपेयर किया, पैसे तो फंड्स की शॉर्टेज है। इस तरह अमूमन अक्सर कैंपसेस में होती है, तो बैंक की तो एक कैंपस ही है तो उसमें भी अक्सर फंड्स की शॉर्टेज होगी। लेट्स से ऐसा हो गया। अब हुआ इस तरह कि ऑफिसर ने कहा यार पैसे तो मेरे पास पड़े 20,000, बाकी 20,000 काम जाने का पैसे तो मैकेनिक का पैसे तो मैं पूरे लूँगा, जैसे मर्जी करो, कुछ करो लेकिन मुझे मेरी अमाउंट पूरी दो। तो ऑफिसर ने कहा यार ऐसा कर लो 20,000 तुम कैश में ले लो और 20,000 का हमारे पास जो फर्नीचर पड़ा होगा सारा फर्नीचर 15,000 आ गया। तो कहा चले ये टैक्सी वाले बच्चे बैठे होते हैं तो ये इसमें से 20,000 की दोस्त ले जाओ कल से दरिया आपको समझाया जाएगा कि देखिए हम हाफिज हैं, हम दीन को फॉलो करते हैं और दीन क्या कहते हैं सादगी इख्तियार करो। और सादगी में क्या है, चेयर पे नहीं बैठो बल्कि कहाँ बैठो, दरिया दीन पे बैठो। और आपके लिए साइंटिफिकली देखो ग्राउंड रहेगा ना, आपके लिए बेनिफिट है इसमें, जमीन पे बैठ के ज्यादा फोकस होते हैं, बंदे को नींद नहीं आती, एक्टिव होते, जमीन से आपको ये ना तो अटेंटिव होकर बैठेंगे और अच्छा से खा लिया। अगर कोई थक गया तो उसको लेटने का बंदोबस्त भी होता जाएगा साथ। इससे काम देते गर्मी से वैसे नींद ना आती नहीं कि टीचर्स का खराब हो गया, पसीने बहुत आते हैं। समझे बात को? अब उस बंदे के पॉइंट में सोचे, उस बंदे को एसेट मिल गया, अब बताएं उस एसेट की कॉस्ट क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर वो अमाउंट जो उसने इनकम अर्न की थी। अब समझे बात को, उसने इनकम अर्न की थी, कितनी इनकम कमा ली थी उसने, 40,000 की। ये इनकम चार्जेबल टैक्स थी, यस। इसमें से कितनी चार्जेबल टैक्स वाले के बदले में एसेट मिला, तो 20, उस एसेट की कॉस्ट भी क्या हुई 20,000। इसको लिखा कैसे हो, पढ़े जरा। वेयर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, एक्विजिशन ऑफ एन एसेट का मतलब है वो कुर्सियां, एक्विजिशन ऑफ एसेट किसके बदले में मिली, डिराइवेशन ऑफ अमाउंट चार्जेबल टैक्स। डिराइवेशन ऑफ अमाउंट चार्जेबल टैक्स मतलब क्या, इनकम, टोटल इनकम में जिस इनकम, जितनी इनकम के बदले में एसेट मिला है, उतनी इनकम जो एसेट मिला है उस एसेट की कॉस्ट क्या रहेगी। टोटल चार्जेबल टैक्स अमाउंट क्या थी 40,000, कितनी चार्जेबल टैक्स में अमाउंट के बदले में कुर्सियां मिली 20,000, तो कुर्सियों की कॉस्ट क्या होगी 20,000। ये क्या रहता है। पॉइंट पर्सन डबल एंट्री किसकी स्ट्रांग है, मित्तल की स्ट्रांग होगी हमारे सब अकाउंटिंग में। सुने इधर, सुने उस शॉप वाले के पॉइंट में सोचे, मैकेनिक के वाले से, मैकेनिक ने सर्विसेज कितनी की थी 40,000 में से कितने कैश मिला, बस 20,000 की एंट्री है कैश डेबिट की बात बोल रहा हूँ, कैश डेबिट इनकम वही उसका काम ही है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन हम सब क्या 20,000 कैश होगा और बाकी 20,000 होगा कुर्सियां चेयर होगा। अब डबल एंट्री करो, कैश डेबिट कितने से 20,000, आगे चेयर डेबिट कितने से 20,000 से, और इनकम क्रेडिट कितने से
आपसे देखो कि दुबई प्लाजा में गए तो दुबई प्लाजा में जाके उन्होंने कहा मैंने लैपटॉप खरीद लिया। कितने का लैपटॉप? उन्होंने कहा 90,000। फिर आप तुम्हारे 90,000 का लैपटॉप। आपसे हमने कहा यार पैसे तो मेरे पास पड़े हैं 82,000। लेट्स सपोज पैसे कितने पड़े? 82,000। आपसे हमने कहा यार मुझे तो रिटर्न्स फाइल करनी आती है। अच्छा आपने रिटर्न्स फाइल की? उन्होंने कहा नहीं, हम बंदा ढूंढ रहे हैं। आपसे हमने कहा मैं आपको रिटर्न फाइल करके दूंगा, कितने लैपटॉप को छोड़ो, मैं आपको रिटर्न फाइल कर दूंगा, कितने पैसे दोगे? उन्होंने कहा 8,000 देंगे। तो डन। अब तो बैठे बैठे रिटर्न फाइल कर दी तो कितने कमा लिए? 8,000। अब सबने कहा रुक जाओ, 8,000 में तो लोग देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। शॉप वाले मुझे 90,000 वाला लैपटॉप दे दो। अब मुझे बताओ हाफिज साहब ने 90,000 वाले लैपटॉप के अगेंस्ट कैश कितना पे किया होगा? बाकी 8,000 सॉरी 4 अमाउंट 4 वाला टैक्स की नहीं थी। मुझे पता है लैपटॉप की कॉस्ट कितनी होगी? एंट्री बोलो क्या देंगे? हाफिज बुक्स क्या हो? एंट्री देखें